Good morning, dear students. Today's our lecture is on the topic colloidal state या कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था क्या होती है? कोलाइडी अवस्था विलयन में उपस्थित कणों के आकार पर निर्भर करती है। कणों के व्यास के आधार पर विलयन को निम्न 3 भागों में बांटा गया है: वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइडी विलयन या ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन क्या होते हैं? इस प्रकार के विलयन में विलायक तथा विलेय पदार्थ के कणों का व्यास लगभग समान होता है और एक होमोजीनस या समांगी विलयन प्राप्त होता है। हम यह नहीं पहचान पाते हैं कि इसमें विलायक कहाँ है और विलेय कौन सा है। विलायक और विलेय को अलग अलग नहीं पहचान पाने के कारण ही इसे समांगी विलयन कहा जाता है। विलेय पदार्थ के कणों का आकार लगभग 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है। इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम नहीं देख सकते। ये कण आयन व अणु के रूप में उपस्थित होते हैं और शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं। दूसरा, निलंबन या सस्पेंशन। जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ के कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉन से अधिक होता है तो इनका इतना बड़ा आकार होने के कारण हम इन्हें आंखों से देख सकते हैं। ये कण गुरुत्वाकर्षण के कारण पात्र के पैंदे पर बैठ जाते हैं। अतः जो निलंबन है ये विषमांगी मिश्रण होते हैं, विषमांगी विलयन होते हैं और ये साधारण फिल्टर पत्र के छिद्रों में से भी बाहर नहीं निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेत का विलयन बनाएं, रेत को पानी में घोलें, तो हम पहचान सकते हैं कि रेत के पार्टिकल उसमें अलग से दिखाई देते हैं और जलीय विलयन अलग से दिखाई देता है। अगर कुछ समय बाद हम उसे विलयन को देखें, रेत के विलयन को कुछ समय बाद रखने के बाद अगर हम देखेंगे तो रेत उसके पैंदे में बैठ जाती है और जो जलीय विलयन है, जो जल है, वो ऊपर सुपरनेटेंट के रूप में उसमें दिखाई देता है। अतः इस प्रकार के विलयन को निलंबन कहा जाता है, जिसमें कि विलेय पदार्थ के कण पैंदे में बैठ जाते हैं। तीसरा है कोलाइडी विलयन। यह एक विषमांगी विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉन से कम और 10 एंगस्ट्रॉन से अधिक होता है। इनके कणों का आकार इस रेंज में होता है कि ये आँखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन प्रभावशाली सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। ये कण थोड़े छोटे होने के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण पात्र के पैंदे पर एकत्रित नहीं होते और वास्तविक विलयनों के आकार से बड़े होने के कारण शीघ्रता से विसरित भी नहीं होते हैं। अब हम कोलाइडी विलयनों के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि वास्तविक और कोलाइडी विलयनों में मुख्य अंतर क्या है। अभी हमने देखा कि वास्तविक विलयन समांगी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चीनी का घोल जलीय विलयन या नमक का जलीय विलयन, ये वास्तविक विलयन के उदाहरण हैं जो कि समांगी होता है, तथा कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं। कोलाइडी विलयन का उदाहरण है पायसीकृत तेल, जैसे कि जल और तेल का जो मिश्रण है, ये एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है जो कि विषमांगी होता है। वास्तविक विलयन में कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है और कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है, यानी इनके कणों के आकार में भी अंतर पाया जाता है। वास्तविक विलयन विद्युत कण संचलन प्रदर्शित नहीं करते हैं, यानी कि ये, जबकि कोलाइडी विलयन विद्युत कणों के संचलन को प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक विलयन ब्राउनी गति प्रदर्शित नहीं करती, क्योंकि जो ब्राउनी गति है ये कोलाइडी विलयनों का लाक्षणिक गुण होता है, जो कि कोलाइडी विलयन ही दर्शाते हैं। और वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव भी नहीं दर्शाते, जबकि कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। ये भी कोलाइडी विलयनों का एक लाक्षणिक गुण है।
वास्तविक विलयन की अधिशोषण शक्ति कम होती है, जबकि कोलाइडी विलयनों की अधिशोषण शक्ति या किसी भी चीज़ को मतलब किसी आयन को या अणु को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, सतह पर एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, वो वास्तविक विलयनों की कम होती है, जबकि कोलाइडी विलयनों की ज़्यादा होती है, क्योंकि कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ के कणों का आकार बड़ा होता है, जबकि वास्तविक विलयन में अपेक्षाकृत जो कण हैं, विलेय पदार्थ के कण हैं, वो छोटे होते हैं। क्योंकि जो सरफेस है, सरफेस एरिया के आधार पर अधिशोषण जो पावर है उसे मापा जाता है, इसीलिए वास्तविक विलयन की अधिशोषण शक्ति कम, जबकि कोलाइडी विलयन की अधिशोषण शक्ति ज़्यादा होती है। कोलाइडी तंत्र। कोलाइडी वास्तविक विलयन और निलंबन के मध्य कोलाइडी विलयन या कोलाइडी निकाय होते हैं। कोलाइडी विलयन दो प्रावस्थाओं के विषमांगी विसरण होता है, जिसमें एक विलयशील पदार्थ के कणों के रूप में, जिसे डिस्पर्स्ड फेज या परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है, और दूसरा विलायक जिसमें ये कण फैले रहते हैं, उसे डिस्पर्जन मीडियम या परिक्षेपण माध्यम भी कहा जाता है। अतः कोलाइडी निकाय को कोलॉइडल डिस्पर्जन या कोलॉइड भी कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्स्ड फेज ठोस कणों के अलावा द्रव और गैस के कणों की भी हो सकती है। इसी प्रकार डिस्पर्जन मीडियम या जो माध्यम है, जिसमें वो कण डिस्पर्स्ड हैं, विसरित डिस्पर्स्ड हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो ठोस, द्रव और गैस हो सकते हैं। इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर यानी कि इनके कॉम्बिनेशंस के आधार पर कोलाइडल सिस्टम 8 प्रकार के हो सकते हैं। जब जल को हम परिक्षेपण माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसे हाइड्रोसोल कहा जाता है। इसी प्रकार बेंजीन, अल्कोहल और अन्य कार्बनिक विलायकों का प्रयोग करने पर ये क्रमशः बेंजोसोल, एल्कोसोल और गैनोसोल कहलाते हैं, तथा परिक्षेपण माध्यम हवा होने पर इन्हें एरोसोल कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। साबुन के झाग, ये भी एक प्रकार का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। शेविंग क्रीम, इन दोनों में जो डिस्पर्स्ड फेज है या परिक्षिप्त प्रावस्था है वो गैस है, तथा परिक्षेपण माध्यम जिसमें कि ये फेज घुली हुई है वो द्रव है। द्रव में गैस का विलयन ये कहलाता है फोम। इसे फोम के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार रबर, ब्रेड तथा केक, ये भी कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल हैं, जिसमें कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो ठोस होता है, जिस माध्यम जो है वो ठोस है, तथा विलेय जो है वो गैसीय अवस्था में है। इसे सॉलिड फोम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्पर्जन मीडियम है वो ठोस अवस्था में है। तीसरा उदाहरण है बादल, कोहरा। ये लिक्विड एरोसोल का उदाहरण है, द्रव एरोसोल का उदाहरण है, यानी कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो गैस है और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो द्रव है। एग्जाम्पल चौथा है कि इमल्शंस। चौथा है इमल्शन, दूध और पायसीकृत तेल का उदाहरण होता है। ये दूध और जो पायसीकृत तेल है ये इमल्शन का उदाहरण है, जिसमें कि डिस्पर्जन मीडियम है लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड। यहाँ दोनों ही फेजेस लिक्विड हैं। जैसे दूध भी फैट और जल का मिश्रण है, तो फैट भी लिक्विड है। यहाँ पे जो फैट है वो लिक्विड फॉर्म में है, और इसी प्रकार से जो द्रव होता है उसमें। पांचवा है पनीर, मक्खन, पनीर या दही। ये ठोस इमल्शन कहलाते हैं। इसमें डिस्पर्जन मीडियम ठोस होता है और डिस्पर्स्ड फेज होती है द्रव। धुआं, धूल, ये ठोस एरोसोल कहलाते हैं, क्योंकि इसमें जो मैंने एरोसोल के नहीं कहा था, जिसमें कि डिस्पर्जन मीडियम गैस होती है।
तो उसमें डिस्पर्जन मीडियम गैस है और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ठोस होते हैं, जो कि इसमें डिस्पर्स्ड फेज के रूप में होते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट वन, सोल। गोंद, स्टार्च, इंक, ये सब सोल के उदाहरण हैं जिसमें कि डिस्पर्जन मीडियम द्रव होता है और डिस्पर्स्ड फेज ठोस होती है। मोती और मिनरल्स, ये सभी सॉलिड सोल के उदाहरण हैं जिसमें कि डिस्पर्जन मीडियम है ठोस और डिस्पर्स्ड फेज है ठोस। इसमें दोनों ही ठोस अवस्था में होते हैं, इसलिए इसे सॉलिड सोल भी कहा जाता है। कोलाइडी विलयनों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। द्रव परिक्षेपण माध्यम के प्रति परिक्षिप्त प्रावस्था के व्यवहार के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलॉइड और द्रव विरोधी कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड्स तथा लायोफोबिक कोलॉइड्स। इन्हें लिक्विड लविंग कोलॉइड और लिक्विड हेटिंग कोलॉइड्स भी कहा जाता है। द्रव स्नेही कोलॉइड या लायोफिलिक कोलॉइड वे कोलॉइड होते हैं जो कि उपयुक्त विलायक में सरलता से कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं, द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, रबर आदि। ये स्थायी कोलॉइड होते हैं। इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स का विलयन मिलाने पर ये सरलता से अवक्षेपित नहीं होते हैं। यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में सरलता से बदला जा सकता है। इस कारण ये उत्क्रमणीय कोलॉइड भी कहलाते हैं और ये अधिक स्थायी होते हैं। लायोफोबिक या द्रव विरोधी कोलॉइड्स, ये वे कोलॉइड होते हैं जो विलायकों के साथ कोलाइडी विलयन सरलता से नहीं बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए कुछ विशेष विधियों का उपयोग किया जाता है, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था का विलायक माध्यम के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर या अन्य धातु। इनके कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाकर इन्हें शीघ्रता से अवक्षेपित किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त अवक्षेपित पदार्थ को पुनः कोलाइडी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार ये इर्रिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहलाते हैं और ये कोलाइड अधिक स्थायी नहीं होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड में कण व परिक्षेपण माध्यम के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था प्रोटीन की है तो हाइड्रोजन बंध प्रोटीन के अमीन समूह व जल में बनता है, और अगर स्टार्च है तो हाइड्रोजन बंध जल व स्टार्च के हाइड्रोक्साइड समूह के मध्य बनता है, जबकि द्रव विरोधी कोलॉइड में ऐसा कोई बंध नहीं बनता है। अतः जो लायोफिलिक कोलॉइड्स और लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं, इनके मध्य भी बहुत सारे अंतर होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।